कॉर्नर और मैं हूँ शिखा गुप्ता। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर अपना जल ले जाती हैं, उन नदियों के बारे में। इस वीडियो को भी हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे क्योंकि ऑब्वियसली चंबल जो नदी सिस्टम है वो बहुत बड़ा है, तो उससे पहले हम बाकी की दोनों नदियां, दो तीन जो नदियां हैं उसको कवर कर लेते हैं और उनको थोड़ा नक्शे में देख लेंगे और साथ ही उसको थोड़ा सा उनके बारे में जान लेंगे जो क्वेश्चन वहां से आते हैं। ऐसा नहीं है कि इन नदियों से क्वेश्चन नहीं आते हैं, इन नदियों से भी क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्वेश्चन बनते हैं वो ऑब्वियसली मैं आपको इस क्लास में बताऊंगी। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगती हैं तो इनको जरूर से लाइक एंड शेयर करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। आज हम जो मुख्य रूप से नदियां पढ़ेंगे, जरा इसको बड़ा एनलार्ज करके दिखाती हूँ ये मैप आपको। ये जो नदियां हैं बेसिकली आज हम इनकी बात करने वाले हैं। एक तो नदी है बाणगंगा, यहां से निकल रही है जयपुर से और बहते हुए जा रही है यमुना के पास मिलने। दूसरी नदी है गंभीर जो इधर निकल रही है करौली में और आगे जाके यमुना में मिल रही है। तीसरी नदी है पार्वती जो बेसिकली धौलपुर की ही नदी है और गंभीर में मिल जाती है। और एक नदी है चंबल। चंबल पूरा बड़ा नदी तंत्र है और इस नदी के बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बाणगंगा, गंभीर और पार्वती नदियों के बारे में जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, बाणगंगा से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सारी नदियों की आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो एक एक करके नदियों को उठा लेते हैं। पहली नदी जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं वो है बाणगंगा, क्योंकि बाणगंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा माना जाता है कि अर्जुन ने जो बाण छोड़ा था, अर्जुन के बाण से इस नदी का निर्माण हुआ था, इसलिए इसको बाणगंगा कहते हैं और यही वजह है इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। इसके अलावा इसका और नाम है ताला नदी इसको कहते हैं और इसके अलावा इसको रुंडित सरिता कहते हैं। रुंडित सरिता क्यों कहते हैं ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके उद्गम की। इसका उद्गम होता है बैराट की पहाड़ियों से। बैराट की पहाड़ियां कहाँ हैं ये हम वैसे ही पहले पढ़ चुके हैं जब हमने भौतिक प्रदेश पढ़े थे और अरावली में हमने इनको पढ़ लिया था, उत्तरी अरावली में। तो बैराट की पहाड़ियां हैं जयपुर में जहां से इनका उद्गम होता है। ठीक है, इस नदी का समापन कहाँ पे होता है, समाप्ति कहाँ पे होती है, तो ये नदी इटावा में जाकर, इटावा में सॉरी उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना से मिल जाती है। उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद में यमुना से जाकर ये मिल जाती है। ठीक है, तो ये नदी अल्टीमेटली यमुना में मिलती है, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि इस नदी में जल कम हो रहा है या फिर ये जो नदी है ये जो यमुना से मिलने जा रही है तो यमुना थोड़ी सी पश्चिम की ओर शिफ्ट हो गई है। जैसे अगर हम देखें इस नदी को तो ये जो नदी है ये यमुना में मिल रही थी, तो या तो इसमें ही जल कम हो गया तो ये यमुना तक नहीं पहुंच पाती, या फिर यमुना जो नदी है जो मान लो सपोज पहले यहाँ बहती थी अब थोड़ा सा पश्चिम की ओर शिफ्ट हो गई है, तो इस कारण ये नदी जो है यमुना तक नहीं पहुंच पाती और भरतपुर में ही इसका जल जो है फैलकर रह जाता है। यही वजह है कि इसको रुंडित सरिता कहते हैं। ठीक है, इसका पानी अभी वर्तमान में भरतपुर तक ही जाकर फैल जाता है, यही वजह कि इसे क्या कहा जाता है, रुंडित सरिता कहते हैं। इस नदी के बारे में बात करें तो इस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता थी, बैराट सभ्यता इस नदी के किनारे पनपी थी। बैराट सभ्यता इस नदी के किनारे पनपी थी, कहां पर, जयपुर में ऑब्वियसली, जिसे क्या कहा जाता था, विराट नगर, है ना, विराट नगर। इसके अलावा ये जो नदी है बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी पर बना हुआ है रामगढ़ बांध। रामगढ़ बांध जिसे 1903 में बनवाया गया था, किसके द्वारा, राम सिंह सेकंड के द्वारा। राम सिंह द्वितीय जो थे महाराजा, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कहां पर, रामगढ़ में। रामगढ़ कहां पर है, जयपुर में है। और इसी रामगढ़ बांध में हम बात करें तो 1982 में 1982 में जो एशियन गेम्स होते हैं, एशियाई खेल होते हैं, एशियाई खेल, इनकी नौकायन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। नौकायन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी रामगढ़ बांध के अंतर्गत। रामगढ़ बांध इंपॉर्टेंट है, ये बांध वैसे भी जयपुर शहर को
पेयजल की आपूर्ति करता है। तो ऑब्वियसली राजस्थान की राजधानी है जयपुर और जयपुर को पेयजल की आपूर्ति करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, रामगढ़ बांध किस नदी के किनारे है? बाणगंगा नदी के किनारे है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो नदी है, ये भरतपुर का जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसके अंदर अपना जल ले जाती है। और यही वजह है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आर्द्र भूमि का निर्माण हुआ है। राजस्थान की दो रामसर साइट्स हैं, दो रामसर स्थल है राजस्थान में, एक तो है केवलादेव और दूसरा है सांभर। तो केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है जिसके अंदर आर्द्र भूमि का निर्माण हुआ है, जिसकी वजह से रामसर साइट है, उसकी वजह है यहाँ बाणगंगा नदी का होना। दूसरा यहाँ पे गंभीर नदी भी है, इसकी चर्चा भी हम करेंगे गंभीर नदी की। तो बाणगंगा और गंभीर नदी अपना जल लेकर कहाँ जाती है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, जिससे यहाँ आर्द्र भूमि बनी है, वेटलैंड बना है। और हाल ही में क्योंकि बाणगंगा नदी में जल कम हो गया है तो इस आर्द्र भूमि का जल भी सूख रहा है और इसी वजह से ये संकटग्रस्त हो गई है और इसे मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। रामसर स्थल है एक तो ये, और दूसरा क्या है? मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में भी शामिल है। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत उन रामसर स्थलों को रखा जाता है जो अत्यधिक संकटग्रस्त हैं। ठीक है, अत्यधिक संकटग्रस्त रामसर स्थलों को मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। राजस्थान में 2 रामसर स्थल है, भारत में 49 रामसर स्थल है। राजस्थान में कितने हैं? 2, उनमें से एक है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है सांभर। पूरे भारत में 49 है। और मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड की बात करें तो पूरे भारत में 2 जगह जो है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल है। एक तो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है मणिपुर की लोकतक झील। ठीक है, तो ये 2 जगह हैं भारत में, उनमें से एक हमारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। संकटग्रस्त है क्यों? क्योंकि बाणगंगा नदी में जल कम हो गया है, इससे आर्द्र भूमि सूख रही है। आर्द्र भूमि सूख रही है तो जो यहाँ पे साइबेरियन सारस आया करते थे सर्दियों में, वो भी नहीं आ रहे हैं। तो पूरी यहाँ की इकोलॉजी जो है डिस्टर्ब हो गई है। तो ये नदी जो है काफी इंपॉर्टेंट है, बाणगंगा नदी, और इससे काफी सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो ये नदी कहाँ जाती है? यमुना में मिलने जाती है। और अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के किन किन जिलों में ये बहती है तो इसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं यहीं पर ही। जिले तो राजस्थान के ऑब्वियसली कहां से निकलती है? जयपुर से। जयपुर, दौसा और भरतपुर में ये नदी बहती है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ये नदी जो है कौन सी है? बाणगंगा नदी। अगली नदी जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं वो है गंभीर नदी। गंभीर नदी, गंभीर नदी को देखें तो ये कहां से निकलती है? करौली से निकलती है। गंभीर नदी से डायरेक्टली तो हालांकि कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बताती हूँ। गंभीर नदी उद्गम स्थल क्या है? उद्गम स्थल है करौली। बहुत छोटी छोटी नदियों से मिलकर ये बनती है, जिन 5 नदियों से ये मिलकर बनती है जिसे कहा जाता है पांचना। तो कई किताबें तो ये कहती है कि पांचना जो है इसकी सहायक नदी है, और कई किताबें ये कहती हैं कि जो पांचना नदी है वो ही अल्टीमेटली क्या है? गंभीर नदी है। तो निकलती कहां से है? ये करौली से निकलती है और आगे जाके ये भी यमुना में मिल जाती है। समापन कहाँ होता है इसका? उत्तर प्रदेश में यमुना में होता है। ठीक है, अब मुख्य रूप से जो गंभीर नदी है ये अपना जल कहाँ ले जाती है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अपना जल ले जाती है। गंभीर और बाणगंगा नदियों की वजह से ही वहां पे आर्द्र भूमि का निर्माण हुआ है और केवलादेव में अजान बांध का भी निर्माण हुआ है। अब अगर हम बात करें गंभीर नदी की, तो गंभीर नदी पे जो खानवा का युद्ध है वो लड़ा गया था। पूछा जाता है क्वेश्चन, खानवा का युद्ध किस जो है नदी पर लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? गंभीर नदी पे लड़ा गया था। ठीक है, आपको पता ही होगा कि हमारे जो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई उनमें से खानवा युद्ध का एक महत्वपूर्ण स्थान था। तो खानवा का युद्ध लड़ा गया था गंभीर नदी पर। अब गंभीर नदी पे जो क्वेश्चन आते हैं उसमें मेनली जो क्वेश्चन होता है वो पांचना नदी बोल लीजिए, चाहे पांचना बांध बोल लीजिए। ठीक है, उस पर होता है। पांचना नदी 5 नदियों से मिलकर बनी है। भद्रावती, भैंसावट, अटा, माची और बरखेड़ा।
ठीक है, करौली में है ये नदी, करौली से निकल रही गंभीर नदी, और करौली में ही ये पांचों नदियां हैं, भद्रावती, भैंसावट, अटा, माची, बरखेड़ा, और इन पांचों नदी से मिलकर बनती है पांचना नदी, जिस पर स्थित है पांचना बांध। पांचना बांध कहां पर है? करौली में है। और इससे क्या क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का मिट्टी से बना सबसे ऊंचा बांध है, राजस्थान का मिट्टी से बना सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? पांचना है, मिट्टी से बना सबसे ऊंचा बांध पांचना बांध है, मिट्टी से बना सबसे ऊंचा बांध है पांचना बांध, पांचना नदी पर स्थित है। पांचना नदी ही या तो बोल लीजिए कि गंभीरी नदी है, या फिर ये बोल लीजिए कि पांचना नदी जो है गंभीर की सहायक नदी है। इसके अलावा अगर इसकी और सहायक नदियां देखें हम, ठीक है, तो और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं गंभीर की? गंभीर की सहायक नदियां, तो गंभीर की सहायक नदियां हैं, एक तो हो गई पांचना नदी, एक पार्वती नदी है। पार्वती नदी भी राजस्थान में दो हैं देखा जाए तो, एक पार्वती नदी है ये जो नीचे से आ रही है, और किसकी 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 वो बन रही है सहायक नदी? चंबल की सहायक नदी बनी है, मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पे इसको पारा नदी भी कहते हैं, और ये चंबल की सहायक नदी बनती है। और एक जो पार्वती नदी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो ये है, ठीक है, जो बेसिकली धौलपुर से बहती है और धौलपुर में ही गंभीर नदी में मिल जाती है। तो पांचना नदी है ये, पांचना, पार्वती, इसके अलावा यहाँ पे इसकी सहायक नदी है सेरनी, मेढ़का, ये कुछ इसकी सहायक नदी है गंभीर की। इनसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इसी क्रम में हमारी जो आखिरी नदी है वो है पार्वती नदी। पार्वती नदी से देखा जाए तो कोई क्वेश्चन जनरली नहीं बनता, जिस पार्वती नदी से क्वेश्चन बनता है वो चंबल की सहायक नदी है। पर अगर एग्जाम में पर्टिकुलरली पूछ लिया जाए कि पार्वती नदी और उसमें आपको ऑप्शन चंबल वाला नहीं मिले तो वो पार्वती नदी ये भी हो सकती है। तो हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पार्वती नदी है ना, पार्वती नदी का उद्गम होता है कहां पर? उद्गम होता है धौलपुर में, और इसका समापन होता है धौलपुर में। समापन भी धौलपुर में, किसमें? गंभीर नदी में होता है। गंभीर नदी में जाकर ये मिल जाती है पार्वती नदी। ज्यादा इसमें कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, सिर्फ इतना ही बनेगा कि कहां पे बहती है, ये धौलपुर में बहती है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि जो पार्वती नदी है वो कहां पे बहती है। अब मान लीजिए आपको ऑप्शंस कुछ ऐसे मिले जो चंबल नदी वाले नहीं है और उसमें धौलपुर ऑप्शन है, तो ये करेक्ट होगा, तो धौलपुर में बहती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से आते हैं, इन नदियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चंबल नदी तो ऑब्वियसली एक बड़ा नदी तंत्र है जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मैं चाहती हूँ पूरी चंबल नदी, चंबल और बनास हम एक साथ पढ़े, इसलिए ही पहले हमने बाणगंगा, गंभीर, पार्वती नदियां कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम पढ़ेंगे चंबल नदी, पूरा उसका नदी तंत्र, वो क्लास शायद बहुत बड़ी होने वाली है। और उसके बाद हम नदियों से रिलेटेड जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं वो पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। नदियों की लंबाई का क्रम, किस नदी में सतही जल ज्यादा है, किस नदी में जो है बोल सकते हैं हम जिसका बेसिन ज्यादा है, ये सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते हैं उनकी चर्चा हम उससे अगले लेक्चर में करेंगे। तो इस तरीके से अफवाह तंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट था। झीलें हम कंप्लीट कर चुके हैं, झीलों वाले लेक्चर आपने देख लिए होंगे उम्मीद था। उसके बाद जो है हमने नदियां शुरू कर ली थी और नदियों के आखिरी पड़ाव पर हम आ गए हैं। नदियां, झीलें और बहुउद्देशीय परियोजना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और हर एग्जाम में कम से कम 2-3 क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं। तो इसके बाद ऑब्वियसली हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं पढ़ेंगे नदियों पर स्थित, और उसके बाद फिर हम आगे जो है और टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। अगर ये क्लासेस अच्छी लग रही है तो उनको लाइक एंड शेयर करिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, बेल आइकन दबा के रखिए जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, फीडबैक एंड सजेशंस दे सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।